दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक घर था। घर क्या था, बस 4 कच्ची दीवारें, ऊपर से खपरेल की छत और सामने एक टूटा फूटा दरवाजा। उसी छोटे से घर में रहता था एक 17 साल का लड़का, मनोहर। मनोहर का परिवार गांव में बहुत गरीब माना जाता था। पिता मजदूर थे, रोज कुएं से पानी ढोना, किसी खेत में हल चलाना या गांव के चौधरी के यहाँ ईंट गारा ढोना, जो काम मिल जाए वही कर लेते थे। माँ भी जब कोई खेत मालिक या जमींदारनी बुला लेती तो दूसरों के खेतों में घास फूस साफ करने या फसल काटने चली जाती। लेकिन रोज रोज काम कहाँ मिलता, और जब काम ही न मिले तो पेट कैसे भरे। मनोहर ने 5वीं कक्षा तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। पढ़ाई में उसका मन तो लगता था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी कापियां अक्सर फटी हुई होती, पेंसिल का टुकड़ा इतना छोटा होता कि पकड़ते भी मुश्किल होती। स्कूल के बाकी बच्चे मजाक उड़ाते, अरे देखो, फटेहाल मनोहर आया है, इसकी चप्पलें तो आधी टूटी हुई हैं। मनोहर चुपचाप सह लेता। शुरू में उसे समझ नहीं आता कि सब उसके पीछे क्यों पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि असल वजह गरीबी है। उसकी माँ अक्सर बिना खाए सो जाती ताकि उसका बेटा थोड़ा सा पेट भर सके। पिता कड़ी धूप में पसीना बहाते और रात को थके हारे घर लौटते तो कहते, बेटा बस थोड़ा सब्र कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर मनोहर जानता था कि उनकी बातें सिर्फ दिलासा हैं। सच तो यह था कि हालात सुधरने के कोई आसार नहीं थे। गांव में एक लाला सेठ था जो जरूरतमंदों को पैसा उधार देता, लेकिन उस पर इतना ब्याज चढ़ाता कि लोग जिंदगी भर उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाते। मनोहर के पिता ने भी कुछ रुपए उधार लिए थे ताकि घर में अनाज आ सके। जब भी लाला सेठ आता, घर के बाहर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहता, अरे ओ मजदूर, कब लौट आएगा मेरा पैसा, ब्याज बढ़ता जा रहा है। मनोहर अक्सर कोने से यह सब देखता। पिता हाथ जोड़ते, मां गिड़गिड़ाती, सेठ जी बस कुछ दिन और मोहलत दे दो, अभी मजदूरी नहीं मिल रही। लाला ताने कसता, अरे तुम जैसे निकम्मों की वजह से ही गांव में लोग बर्बाद होते हैं, खाकर भी नहीं चुका सकते। मनोहर का खून खौल उठता, लेकिन उम्र छोटी थी, वह कर भी क्या सकता था। बस चुपचाप सब कुछ देखता और मन ही मन सोचता, क्या गरीब होना सच में इतना बड़ा गुनाह है। कभी कभी तो हालत इतनी खराब हो जाती कि घर में सिर्फ सूखी रोटियां होती, साथ में प्याज या नमक। कई बार तो रोटियां भी नहीं। तब मां बहाना बना देती, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। लेकिन मनोहर समझ जाता कि मां झूठ बोल रही है। वह रोटी मां की ओर बढ़ा देता, नहीं मां, आप खाओ, मैं तो कल खेत में काम करते करते गुड़ खा आया हूं। असल में उसके पेट में चूहे दौड़ रहे होते, लेकिन मां को भूखा देखना उससे भी बड़ा दर्द था। समय बीतता गया। बचपन की मासूमियत अब समझदारी में बदल चुकी थी। 17 साल का मनोहर अब जान चुका था कि गरीबी कोई ईश्वर का दिया हुआ श्राप नहीं, बल्कि मेहनत और मौके की कमी है। वह गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। कोई खेत में घास साफ करवाता तो वह चला जाता, कोई लकड़ी लाने भेजता तो वह भी कर देता। वह काम कभी मना नहीं करता, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल तड़पता। जब वह देखता कि गांव के बाकी लड़के अच्छे कपड़े पहनते, पेट भर खाना खाते और स्कूल जाते, तो मनोहर की आंखें भर आती। उसके मन में एक सपना पनपने लगा, एक दिन मैं भी अपने माँ बाप को इस गरीबी से निकालूंगा, हमारा भी पक्का घर होगा, हमारे भी अच्छे कपड़े होंगे। मगर यह सपना पूरा कैसे होगा, उसे पता नहीं था। उसकी जेब हमेशा खाली रहती, लेकिन सपने हमेशा बड़े। एक सुबह की बात है, लाला सेठ फिर से घर आया। उसने गुस्से में दरवाजे पर लात मारी और बोला, पैसे कब दोगे, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी काम नहीं चल रहा, थोड़ा और समय दे दीजिए। लाला ने गालियां देनी शुरू कर दी। यह सब मनोहर पीछे से देख रहा था। उस दिन उसे अजीब सा गुस्सा आया और साथ ही खुद पर तरस भी। उसे लगा कि वाकई गरीब होना इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। कुछ दिन बाद मनोहर मजदूरी करके कुछ रुपए लेकर लौट रहा था। उसने सोचा घर के लिए थोड़ा सामान खरीद ले।
गांव की दुकान से सामान लिया और चल पड़ा। जैसे ही चौराहे से गुजरा, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी ने आवाज लगाई, ए बेटा रुको। मनोहर रुका और देखा सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने 5 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी जेब से गिरा था। मनोहर ने जेब टटोली। सचमुच उसमें 5 रुपए नहीं थे। उसने चौंक कर कहा, चाचा मेरे पास तो कुल 5 ही रुपए थे, आप इन्हें रख भी सकते थे। बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा मैं रख लेता तो क्या होता, लेकिन इन रुपयों से शायद तुम्हारा परिवार एक दिन का खाना खा सकेगा। तुम्हारी जरूरत मुझसे ज्यादा है। मनोहर की आंखें भर आईं। उसने कहा, चाचा आप सही कह रहे हैं, इन रुपयों से मेरा परिवार आज पेट भर खा सकेगा। आपका बहुत धन्यवाद। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इतनी छोटी उम्र में भी तुम घर की चिंता करते हो, समझदार मालूम होते हो। मनोहर ने गहरी सांस लेकर कहा, चाचा क्या करूं, बचपन से ही गरीबी झेलता आया हूं। बुजुर्ग ने उसे पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया, लेकिन मनोहर बोला, चाचा अभी तो घर सामान देना है, नहीं तो खाना नहीं बनेगा, कल सुबह यही मिलूंगा। चाचा ने सिर हिलाया, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अगली सुबह मनोहर नहा धोकर चाचा से मिलने पहुंचा। चाचा पहले से ही पेड़ के नीचे बैठे थे। बैठते ही चाचा ने पूछा, बेटा तुम्हारा गरीबी के बारे में क्या विचार है। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, चाचा गरीबी में इंसान रोज रोज मरता है, कभी भूख से, कभी लोगों की बातें सुनकर, कभी काम न मिलने से। काश कोई गरीब पैदा ही न होता। चाचा ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर भगवान ने हमें गरीब घर में भेजा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी जिंदगी दुखी रहें। मेहनत करके, लगन से काम करके इंसान अपनी हालत बदल सकता है। और जब एक गरीब परिवार का बेटा तरक्की करता है तो बाकी गरीबों को भी प्रेरणा मिलती है। मनोहर ने ध्यान से सुना और बोला, चाचा आप सही कह रहे हैं, मेरा भी सपना है कि मैं अपने माँ बाप को इस दलदल से निकालूं, लेकिन कैसे, मेरी जेब हमेशा खाली रहती है। चाचा मुस्कुराए, बेटा अगर तुमने सपना देखा है और उसे पूरा करने की ठान ली है तो भगवान खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस मेहनत करते रहो और हार मत मानो। दुनिया को दिखाओ कि चाहे 100 मुसीबतें आए, लेकिन तुम अपने सपने से पीछे नहीं हटोगे। मनोहर ने सिर हिलाकर कहा, चाचा अब मैं और भी मेहनत करूंगा, लेकिन गांव में काम कहाँ है। चाचा ने जवाब दिया, बेटा यहां काम सीमित है, अगर सच में आगे बढ़ना है तो शहर जाना पड़ेगा। मनोहर चौंका, मैंने कभी शहर नहीं देखा चाचा, और माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा। चाचा हंस पड़े, बेटा माँ बाप को अपने बच्चों की कमाई सबसे प्यारी लगती है। तुम काम करोगे, पैसे भेजोगे, बीच बीच में मिलने आओगे, यही उन्हें सबसे बड़ी खुशी देगा। मनोहर चुप हो गया। उसके मन में शहर जाने का विचार अंकुरित हो चुका था। रात ढल चुकी थी। गांव के ऊपर आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन मनोहर की आंखों में नींद नहीं थी। चारपाई पर लेटा वह आसमान की ओर देख रहा था। चाचा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीबी में मरना गुनाह है। उसके भीतर आग जल उठी थी। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ दिन गुजारने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए लड़ेगा। अगली सुबह मनोहर ने माँ को बताया, माँ यहाँ गांव में काम बहुत कम है, जितना भी कमाता हूं उससे घर की हालत नहीं सुधर रही। मैं शहर जाना चाहता हूं। बेटा शहर बहुत बड़ा होता है, वहां कोई जान पहचान भी नहीं, तू अकेले कैसे रहेगा। मनोहर ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ यही तो इम्तिहान है, अगर मैं डर कर यही रह गया तो कभी कुछ नहीं बदल पाएगा, आप आशीर्वाद दीजिए। माँ की आंखें भर आईं। उसने मनोहर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पिता भी चुपचाप पास बैठे सुन रहे थे। वे जानते थे कि बेटा सच कह रहा है।
उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जा बेटा, मेहनत से डर मत, बस ईमानदारी से काम करना, भगवान तेरा साथ देगा। कुछ दिनों तक मनोहर ने गांव में छोटी मोटी मजदूरी की ताकि थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सके। जब उसके पास किराया और 2-3 दिन खाने लायक पैसे हो गए तो उसने एक झोला उठाया जिसमें 2 जोड़ी पुराने कपड़े रखे और निकल पड़ा गांव से बाहर बने छोटे से बस स्टॉप की ओर। बस स्टॉप पर पत्थर की एक टूटी बेंच थी, चारों ओर धूल उड़ रही थी। मनोहर बैठा इंतजार करता रहा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार एक पुरानी सी बस आई, उसमें गांव के कुछ लोग बैठे थे जो शहर जा रहे थे। मनोहर बस में चढ़ गया। बस धीरे धीरे गांव से निकलकर पक्की सड़क पर आई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपने मिट्टी के घर, खेत और पेड़ पौधों को आखिरी बार देखा। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन दिल में उम्मीद की किरण भी जग रही थी। शाम होने को थी जब बस शहर पहुंची। यह बहुत बड़ा शहर तो नहीं था, लेकिन गांव के मुकाबले काफी रौनक थी। बस स्टैंड पर उतरते ही मनोहर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कहीं चाय की दुकानें थीं, कहीं पान की गुमटी, कहीं केले वाला सिर पर टोकरा लिए घूम रहा था, तो कहीं कोई कपड़े बेच रहा था। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त था। मनोहर ने मन ही मन सोचा, यहां हर इंसान कुछ न कुछ कर रहा है, मुझे भी कुछ करना होगा, लेकिन कहां से शुरू करे? जेब में तो बस 2 दिन का खर्चा था। वह इधर उधर घूमने लगा। भूख लगी थी। उसने एक छोटी सी ढाबे जैसी जगह से अपने हिसाब का सस्ता खाना लिया, बाकी पैसे बचाकर रखा। रात हो चली थी, रहने की कोई जगह नहीं थी। मनोहर वापस बस स्टैंड पर आया। वहां कुछ मुसाफिर बेंच पर बैठे थे। उसने सोचा, आज की रात यहीं काट लेता हूं। उसने अपना झोला सिर के नीचे रखा और एक कोने में लेट गया। नींद कहाँ आनी थी? भविष्य की चिंता और अकेलेपन का डर उसे घेरे हुए था। फिर भी थकान के कारण कब नींद आई पता ही न चला। सुबह उठकर उसने हैंड पंप से मुंह धोया, चाय समोसा खाया और काम की तलाश में निकल पड़ा। वह बाजार में घूमता रहा, लेकिन किसी ने काम पर नहीं रखा। हर कोई कहता, लड़के, काम तो पहले से लोग कर रहे हैं, नया आदमी कहां से रखें? दोपहर तक मनोहर थक गया। वह एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठ गया। वहां पहले से एक आदमी बैठा था। उसने मनोहर को गौर से देखा और कहा, बेटा, नए लगते हो, कहां से आए हो? मनोहर ने सच्चाई बता दी, गांव से आया हूं, काम की तलाश में। आदमी ने सिर हिलाया, शहर में काम मिलना आसान नहीं है, लेकिन घबराओ मत, मिल जाएगा, मेहनत करते रहो। मनोहर हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। शाम तक उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। जेब में बचे पैसे बहुत सीमित थे। उस रात उसने बस स्टैंड पर फिर शरण ली, लेकिन इस बार पेट खाली था। न कुछ खाया न पिया। रात के करीब 2:30 बजे का समय था। अचानक बस स्टैंड के बाहर एक मिनी ट्रक आकर रुका। उसमें अखबार के बड़े बड़े बंडल थे। ड्राइवर नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर मनोहर पर पड़ी। ए लड़के, इधर आओ। मनोहर झिझकते हुए पास गया। ड्राइवर बोला, अरे जरा मदद कर दो, अखबार के ये बंडल नीचे उतारने हैं, कुछ रुपए दूंगा। मनोहर का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत हामी भर दी। आधे घंटे में उसने सारे बंडल नीचे उतार दिए। ड्राइवर खुश होकर बोला, वाह बेटा, खूब मेहनत की, ये लो पैसे। मनोहर के हाथ में पहली बार शहर में कमाए रुपए आए। उसकी आंखों में चमक आ गई। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ रहते हो? मनोहर ने सच सच बताया कि वह गांव से आया है और बस स्टैंड पर ही सोता है। ड्राइवर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो बेटा, ये अखबार वाले रोज आते हैं, तुम चाहो तो उनसे कुछ अखबार खरीद लो और यही मुसाफिरों को बेच दो, थोड़ा मुनाफा कमा लोगे, कम से कम खाने का खर्चा निकल जाएगा। मनोहर ने सिर हिलाया, पर अंकल, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ड्राइवर मुस्कुराया, पता धीरे धीरे चल जाएगा, कोई भी काम पहली बार ही करना पड़ता है। अगली सुबह ड्राइवर ने खुद मनोहर के लिए कुछ अखबार खरीदे। मनोहर ने उन्हें हाथ में लिया और बसों में चढ़कर मुसाफिरों को बेचने लगा। अखबार ले लो,
सुबह की ताजा खबरें। कुछ ही देर में सारे अखबार बिक गए और उसे थोड़े रुपए का मुनाफा भी हुआ। वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की दिशा मिल गई हो। कुछ दिनों तक मनोहर यही काम करता रहा। सुबह अखबार बेचता और दिन में कोई न कोई छोटा मोटा काम मिल ही जाता। एक दिन एक अच्छे कपड़े पहने आदमी ने अखबार खरीदा और बड़े नोट से पैसे दिए। मनोहर के पास खुले नहीं थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब जरा ठहरिए, मैं अभी खुले पैसे लेकर आता हूं। वह भागकर दुकान पर गया, पैसे तुड़वाए और लौटकर सही रकम उस आदमी को लौटा दी। आदमी हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा मैं तो सोच रहा था तुम पैसे रख लोगे, लेकिन तुम तो बहुत ईमानदार हो। मनोहर मुस्कुराया, साहब मैं यहां मेहनत करने आया हूं, किसी के एहसान या धोखेबाजी से नहीं। आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सच्चाई और मेहनत वाला इंसान जरूर आगे बढ़ेगा। याद रखना यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मनोहर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रात के सन्नाटे में बस अड्डे के एक कोने में बैठा मनोहर सोच रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके सीने में आग जल रही थी। अखबार बेचकर मैं पेट भर सकता हूं, पर जिंदगी नहीं बदल सकता। मुझे ऐसा काम करना होगा जिसमें मेहनत भी हो और इज्जत भी। वह बार बार खुद से यही सवाल कर रहा था। आखिर वो काम क्या होगा? अगले दिन सुबह मनोहर ने रोज की तरह अखबार बेचने शुरू किए। वह एक बस के दरवाजे पर अखबार पकड़ा रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने सड़क किनारे पड़ी। एक आदमी एक पुरानी इस्त्री लेकर कपड़े प्रेस कर रहा था। उसकी छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की टेबल, ऊपर एक छाया डालने वाला टीन और कोयले से चलने वाली भारी भरकम इस्त्री। लोग अपने कपड़े लाकर उसे देते और प्रेस करवा कर ले जाते। मनोहर थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में ख्याल आया, यह काम बुरा नहीं है। लोगों को हमेशा कपड़े प्रेस कराने होते हैं। अखबार की तरह इसमें रोजी रोटी का भरोसा है, और अगर मेहनत करूं तो अपना छोटा सा ठेला या दुकान भी बना सकता हूं। उस रात बस स्टैंड पर बैठकर वह बहुत देर तक सोचता रहा। अखबार बेचना आसान था, पर अस्थायी। इस्त्री का काम उसे ज्यादा स्थायी और बेहतर लगा। लेकिन दिक्कत यही थी, उसके पास न तो इस्त्री थी, न टेबल, न जगह। उसने सोचा, कम से कम इस्त्री तो लेनी ही होगी। कई दिनों तक उसने अखबार बेच कर कुछ पैसे जमा किए। फिर एक दिन वह पुरानी चीजों की मंडी में गया। वहां पुराने बर्तन, फर्नीचर, साइकिल, सब कुछ बिकता था। वहां उसे एक बूढ़ा दुकानदार मिला जिसके पास एक बड़ी सी कोयले वाली इस्त्री रखी थी। मनोहर ने पूछा, बाबा ये कितने की है? बूढ़ा बोला, बेटा नहीं होती तो 200 की आती, पर ये पुरानी है, थोड़ी भारी भी है, 100 रुपए दे दो। मनोहर के पास बस 100 करके 150 रुपए थे। उसने थोड़ी देर सोचा और मोल भाव करने लगा। बाबा मेरे पास सिर्फ 80 रुपए हैं, बाकी मैं बाद में दूंगा। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। बोला, ठीक है बेटा, ले जा, पर वादा करना बाकी पैसे भी दे देना। मनोहर ने झट से हामी भरी। इस तरह उसके हाथ में पहली बार अपनी मेहनत का असली औजार आया, पुरानी भारी इस्त्री। अब सवाल था, काम कहाँ करे? बस अड्डे के पास एक पुराना नीम का पेड़ था। उसके नीचे थोड़ी जगह खाली रहती थी। मनोहर ने वहां अपने लिए लकड़ी का एक छोटा सा पटरा लगा लिया। पास ही कोयला बेचने वाली एक दुकान थी। उसने वहीं से थोड़ा थोड़ा कोयला लेना शुरू किया। उसने एक फटा पुराना कपड़ा टेबल पर बिछाया और उसी को अपनी दुकान बना लिया। ऊपर एक तख्ती रखी जिस पर कोयले की इस्त्री चमक रही थी। शुरू में लोग हिचकिचाते थे, कौन है ये नया लड़का, कपड़े खराब कर देगा तो? लेकिन मनोहर हर एक कपड़े को बहुत ध्यान से प्रेस करता, न ज्यादा गर्म करता, न जलाता। धीरे धीरे लोग उसे भरोसा करने लगे। पहला दिन उसने बस 3 शर्ट प्रेस की। कमाई हुई 4 रुपए, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मैं अखबार वाला नहीं, अपना काम करने वाला हूं। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। कभी कोयला गीला हो जाता, कभी बरसात होने लगती और दुकान भीग जाती। कभी कभी ग्राहक कम आते और दिन भर में मुश्किल से 2-4 रुपए ही बनते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक आदमी ने अपनी सफेद शर्ट दी।
इस्त्री जरा ज्यादा गर्म हो गई और शर्ट के कोने पर हल्का सा निशान पड़ गया। वह आदमी गुस्से से चिल्लाने लगा, अरे नया काम शुरू किया है क्या? मेरी शर्ट खराब कर दी। मनोहर हाथ जोड़कर बोला, माफ करना भैया, गलती हो गई। आप चाहें तो पैसे मत दीजिए। वह आदमी थोड़ा शांत हुआ और चला गया। मनोहर देर तक उदास बैठा रहा, लेकिन फिर खुद से बोला, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना है। अगली बार ज्यादा ध्यान दूंगा। उस दिन के बाद उसने कभी भी इस्त्री को बिना देखे गर्म नहीं होने दिया। कुछ महीनों तक इसी तरह मनोहर मेहनत करता रहा। सुबह सुबह लोग कपड़े लाते और शाम तक ले जाते। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, इस लड़के का हाथ साफ है, कपड़े अच्छे से प्रेस करता है, और सबसे बड़ी बात, पैसे सही लेता है, कभी ज्यादा नहीं। मनोहर को यह सुनकर बहुत संतोष होता। एक दिन पास के मोहल्ले के एक बुजुर्ग सज्जन आए। उन्होंने अपनी धोती और कुर्ता प्रेस के लिए दिया। जब शाम को लेने आए तो देखा कि कपड़े बिल्कुल सही और साफ सुथरे प्रेस किए गए थे। वह मुस्कुराकर बोले, बेटा तू मेहनती भी है और ईमानदार भी। ये नीम का पेड़ तो हमेशा छाया नहीं देगा, क्यों न मैं तुझे अपने घर के बाहर जगह दे दूं, वहां बैठकर काम कर लेना। मनोहर की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर उनके पैर छुए और बोला, बाबूजी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। उस दिन पहली बार मनोहर को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। अब मनोहर हर रात सोने से पहले सोचता, यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। एक दिन मेरी अपनी बड़ी दुकान होगी, बोर्ड पर लिखा होगा, मनोहर ड्राई क्लीन एंड प्रेस। लोग दूर दूर से आएंगे। वह अब सिर्फ पेट भरने नहीं, बल्कि नाम बनाने के सपने देखने लगा था। उसके भीतर की आग अब पहले से और तेज जल रही थी। शहर की सुबह हमेशा रौनक से भरी रहती थी। लोग जल्दी जल्दी दफ्तर के लिए निकलते, बच्चे स्कूल जाते और बाजार में दुकानों की चहल पहल शुरू हो जाती। अब मनोहर का दिन भी नियमित हो चुका था। सुबह सबसे पहले वह कोयला लाता, फिर अपनी इस्त्री तैयार करता और बाबूजी के घर के बाहर लगी छोटी सी जगह पर अपना काम शुरू कर देता। नई जगह पर बैठने से उसका काम और भी बढ़ने लगा। गली मोहल्ले के लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कोई कहता, चलो भाई, कपड़े मनोहर के पास दे आते हैं, साफ सुथरे कर देता है। लोगों का भरोसा धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन रहा था। अब उसकी रोज की कमाई पहले से दोगुनी हो गई थी। जहां पहले मुश्किल से खाने भर का पैसा निकलता था, वहीं अब वह थोड़ा थोड़ा बचाने भी लगा। वह हर शाम अपनी कमाई गिनता और उसमें से कुछ पैसे अलग निकालकर पुराने लोहे के डिब्बे में रख देता। खुद से कहता, यही मेरी असली ताकत है, यही मेरी आने वाली दुकान की नींव बनेगी। काम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अकेले करना मुश्किल होने लगा। ग्राहक कभी शिकायत कर देते, भाई कल तक देने को कहा था, अभी तक प्रेस नहीं हुआ। मनोहर समझ गया कि अब उसे किसी की मदद की जरूरत है। एक दिन बस अड्डे के पास उसे एक छोटा लड़का मिला। नाम था रतन। गरीब परिवार से था, पर मेहनती। मनोहर ने उसे बुलाया और कहा, रतन मेरे साथ काम करेगा, थोड़े पैसे मिलेंगे, साथ में खाना भी। रतन की आंखें चमक उठीं। उसने झट से हामी भर दी। अब मनोहर और रतन मिलकर काम करने लगे। अब उसकी दुकान पर भीड़ और बढ़ गई थी। लोग कहते, कुछ ग्राहक तो अपने कपड़े हफ्तों तक वहीं छोड़ जाते और कहते, भाई आराम से कर लेना, हमें चिंता नहीं। यह भरोसा मनोहर के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। एक दिन मोहल्ले का एक धोबी आया। उसने कहा, भाई मेरे पास कपड़े धोने का काम बहुत है, पर प्रेस करने का समय नहीं, क्या तू मेरे कपड़े प्रेस कर देगा? अब धोबी रोज ढेर सारे कपड़े उसके पास छोड़ जाता और शाम को ले जाता। इससे उसका काम और बढ़ा और कमाई भी। लगातार 2 साल तक उसने खूब मेहनत की और पैसे बचाए, इतने कि अब वह सिर्फ टेबल पर काम करने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसका सपना था अपनी दुकान हो, नाम का बोर्ड हो। उसने रतन से कहा, अब समय आ गया है, हम अपनी दुकान खोलेंगे। बाबूजी ने भी उसकी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने अपने एक जानकार से बात करवाई और बाजार की एक गली में छोटा सा किराए का कमरा दिलवा दिया। वहीं मनोहर ने अपनी पहली असली दुकान खोली। उसने बाहर एक बोर्ड लगवाया,
मनोहर प्रेस एंड वॉश बोर्ड देखने भर से उसका सीना गर्व से भर गया। उस रात उसने पहली बार चैन की नींद सोई। अब उसकी दुकान पर सिर्फ प्रेस ही नहीं बल्कि धोबी के कपड़े भी आने लगे। धीरे धीरे उसने खुद भी कपड़े धोने और सुखाने का काम शुरू कर दिया। ग्राहक अब कहते, मनोहर के यहाँ कपड़े साफ भी होते हैं और प्रेस भी अच्छे से। रतन अब उसका दाया हाथ बन चुका था। दोनों सुबह से रात तक जुटे रहते, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक बार अचानक दुकान के बाहर नगर पालिका वाले आ गए। उन्होंने कहा, ये जगह लाइसेंस के बिना दुकान नहीं चल सकती। मनोहर डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अगले ही दिन नगर पालिका गया, फॉर्म भरा और आधिकारिक लाइसेंस ले आया। वह खुद से बोला, ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो डरने की जरूरत नहीं। एक दिन पास के एक होटल का मालिक आया। उसने कहा, भाई, हमारे होटल में रोज बहुत कपड़े धुलते हैं, चादरें, पर्दे, यूनिफॉर्म। क्या तू ये सब संभाल पाएगा? मनोहर का दिल धड़कने लगा। इतना बड़ा काम पहले उसने कभी नहीं किया था, पर उसने आत्मविश्वास से कहा, जी हां, मैं कर लूंगा। उस दिन से होटल का सारा काम मनोहर के पास आने लगा। अब उसकी दुकान हमेशा कपड़ों से भरी रहती। सुबह होते ही दुकान पर काम शुरू हो जाता और रात गहराने तक मशीनों की आवाज और इस्त्री की भाप उठती रहती। धीरे धीरे मनोहर का नाम पूरे मोहल्ले और फिर पूरे शहर में फैल गया। लोग कहते, अगर कपड़े सच में बेहतरीन साफ और प्रेस कराने हों तो मनोहर के पास ही जाना। जहां कभी वह बस स्टैंड पर अखबार बेचा करता था, वहीं अब लोग उसे सम्मान से मनोहर जी कहकर बुलाने लगे। उसकी मेहनत ने उसे पहचान और इज्जत दोनों दिला दी। होटल के काम के साथ साथ दूसरे ग्राहक भी लगातार बढ़ने लगे। मनोहर ने 2 और लड़के काम पर रख लिए। अब उसकी आमदनी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई थी। हर रात जब वह हिसाब किताब देखता तो मन ही मन सोचता, मैं सही राह पर हूं, अब मुझे और बड़ा सोचना है। काफी समय बाद उसने ठाना कि अब गांव जाकर अपना पुराना सपना पूरा करेगा। वह चाहता था कि वहां एक पक्का मकान बने, ताकि मां बाप चैन से रह सकें और गांव में सबके सामने सिर ऊंचा करके जी सकें। जब वह गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। अरे, ये तो मनोहर है, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। मनोहर ने गांव में जमीन खरीदी और एक छोटा मगर सुंदर घर बनवाया। मकान की दीवारें खड़ी होते देख मां बाप की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गांव में एक और बोझ था, पिता पर चढ़ा हुआ कर्ज। मनोहर ने शहर में कमाई हुई अपनी मेहनत की कमाई से पूरा कर्ज चुका दिया। जिस खेत और जमीन पर कभी गिरवी का धब्बा था, अब वहां मनोहर की जीत की कहानी लिखी जा चुकी थी। गांव वाले कहते, बेटा होकर सच्चा फर्ज निभाया है इसने। 1 साल और गुजर गया। दिन रात मेहनत करने और ईमानदारी से काम करने के बाद आखिरकार उसने शहर की किराए वाली दुकान भी खरीद ली। अब वो जगह उसकी अपनी थी। उसने दुकान की मरम्मत करवाई और नया बोर्ड लगवाया, मनोहर ड्राई क्लीन एंड प्रेस, भरोसे का नाम। अब वह सिर्फ प्रेस करने वाला लड़का नहीं, बल्कि शहर का जाना माना ड्राई क्लीनर बन चुका था। गांव जाते समय रास्ते में वह उस चाचा से मिला जिन्होंने बचपन में उसे रास्ता दिखाया था। चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने सचमुच कर दिखाया। मैंने हमेशा कहा था कि तेरे अंदर आग है। मैंने बस उस आग में घी डाला। मैं देखना चाहता था कि तू इस आग को कितने दिनों तक जलाए रखेगा। लेकिन तूने तो हर इम्तिहान पास कर लिया, हर संघर्ष जीत लिया। मनोहर भावुक होकर बोला, चाचा, ये सब आपकी बातों और प्रेरणा से हुआ। आपने ही मुझे सिखाया कि मेहनत और जिद से कुछ भी पाया जा सकता है। चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, परमात्मा ने तुझे इम्तिहान दिए और तूने सब में सफलता पाई। आज तूने साबित कर दिया कि जिद और ईमानदारी से सपना सच होता है। अब मनोहर के पास शहर में अपनी दुकान थी, गांव में पक्का घर था, पिता का कर्ज उतर चुका था और मां बाप सम्मान से जी रहे थे। उसने आसमान की ओर देखकर मन ही मन कहा, मैंने कर दिखाया। अपने सपने को मेहनत और जिद से सच कर दिखाया। दोस्तों, गरीबी में जन्म लेना कोई पाप नहीं, लेकिन गरीबी में हार मानकर जिंदगी गुजार देना सबसे बड़ा पाप है। मनोहर ने साबित किया कि अगर इंसान के भीतर मेहनत करने की जिद और ईमानदारी की ताकत हो, तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो,
सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। परमात्मा भी उसी का साथ देता है जो खुद अपनी मदद के लिए पहला कदम उठाता है। दोस्तों, मनोहर की तरह याद रखो, गरीबी में जन्म लेना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन गरीबी में मरना हमारी हार होगी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं गरीबी में नहीं मरूंगा, मैं अपनी किस्मत बदलूंगा, ताकि ये आपका वादा सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि खुद से भी हो।